आखिरकार आरोपी ने 2 लाख का एक चेक उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि यह चेक बैंक में लगाने पर कैश हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया और वह बाउंस हो गया तो बैंक से प्राप्त सबूत इस बात को साबित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसे कानूनी दायित्व के लिए दिया गया माना जाएगा। जब भी आप किसी को चेक देते हैं और वह बाउंस हो जाता है तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपके पास ऐसा ठोस सबूत हो जिससे साबित हो सके कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए थे। आज भी देश में कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें किसी तरह का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता कि पैसे कब, कैसे और किसके बीच लेन देन हुआ। बस एक शिकायत दर्ज कर दी जाती है कि किसी ने 5 लाख या 10 लाख रुपए लिए, बदले में चेक दिया और वह बाउंस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में चेक बाउंस केस वैध माना जाएगा और किन परिस्थितियों में नहीं। साथ ही यह भी बताया कि कोर्ट में किन सबूतों की जरूरत होगी। अगर आपके खिलाफ झूठा चेक बाउंस केस दर्ज हुआ है और शिकायतकर्ता के पास उचित सबूत नहीं है तो आप इस फैसले के आधार पर केस रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करंट क्रंच पर और मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट जी.के. ढींगरा। दोस्तों, हमारा यह चैनल आपको कानूनी मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में समय पर अपडेट देता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस केस की चर्चा कर रहे हैं वह है श्री दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा, जो कि 7 अगस्त 2024 को डिसाइड हुआ। यह केस मेनली सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित है, जिसमें कि यह क्लियर किया गया है कि किन परिस्थितियों में चेक बाउंस केस को चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, इस केस में असल में हुआ यूं कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे 2 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी उनके मित्र थे और दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थे। आरोपी ने उनसे व्यक्तिगत जरूरत के लिए 2 लाख रुपए उधार मांगे थे। शिकायतकर्ता ने आरोपी को यह रकम उधार दे दी। जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार आरोपी ने 2 लाख का एक चेक उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि यह चेक बैंक में लगाने पर कैश हो जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोपी को एक चेक बाउंस नोटिस भेजा और फिर धारा 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। ट्रायल कोर्ट ने मामले की जांच करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी ने वास्तव में उनसे पैसे उधार लिए थे। इस कारण कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की। उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को कंफर्म किया और एक्यूज को बरी करते हुए कंप्लेनेंट की कंप्लेंट खारिज कर दी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां इस पूरे घटनाक्रम की दोबारा समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया और वह बाउंस हो गया तो बैंक से प्राप्त सबूत इस बात को साबित करते हैं। जब चेक बाउंस होता है तो यह धोखाधड़ी का संकेत माना जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसे कानूनी दायित्व के लिए दिया गया माना जाएगा। यदि सभी कानूनी धाराएं शिकायतकर्ता के पक्ष में हैं तो आरोपी को बरी क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और चेक बाउंस से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की।
अदालत ने चेक बाउंस मामलों का अध्ययन करते हुए दो महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख किया। पहली एनआई एक्ट की धारा 118 जो यह मान्यता देती है कि हस्ताक्षरित चेक कानूनी दायित्व के तहत दिया गया है। दूसरी एनआई एक्ट की धारा 139 जो यह कहती है कि चेक कानूनी लेन देन के उद्देश्य से दिया गया होगा। अब यह आरोपी की जिम्मेदारी थी कि वह साबित करे कि उसे इस मामले में राहत क्यों दी जानी चाहिए। आमतौर पर आपराधिक कानून में शिकायतकर्ता को यह साबित करना होता है कि उसके साथ न्याय हुआ है, लेकिन चेक बाउंस के इस मामले में धारा 118 और 139 को मिलाकर पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इस मामले में आरोपी को खुद निर्दोष साबित करना होगा। जैसे ही शिकायतकर्ता का यह दावा करता है कि उसे चेक दिया गया था और वह बाउंस हो गया, तो आरोपी को इसका कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस कानून में अपवाद भी हो सकते हैं। यदि आरोपी ठोस सबूत प्रस्तुत करता है जिससे शिकायतकर्ता की बात पर संदेह उत्पन्न होता है, तो आरोपी को दोषमुक्त किया जा सकता है। यदि ट्रायल कोर्ट को शिकायत में संदेह लगता है, तो आरोपी के विरुद्ध धारणा को खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआई एक्ट की धारा 140 का भी विश्लेषण किया, जिसमें कहा गया है कि चेक बाउंस मामलों में इरादे को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस तरह के मामलों में स्पष्ट निर्णय लिया जाए। अदालत ने पाया कि कई शिकायतकर्ता बिना ठोस आधार के दावा कर देते हैं कि उनका चेक बाउंस हुआ है, लेकिन यदि कोई बड़ी रकम उधार दी गई थी तो क्या शिकायतकर्ता इसे आयकर रिटर्न में दिखाएगा या नहीं? क्या शिकायतकर्ता के पास इस लेन देन का कोई वित्तीय प्रमाण होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य तर्कों के आधार पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का पहला तर्क था कि शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास पाया गया। जैसे कि पहले शिकायतकर्ता ने कहा कि यह राशि लोन के रूप में दी गई थी, लेकिन जिरह के दौरान उसने इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट बताया। इस विरोधाभास के कारण सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। दूसरा तर्क इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति इतनी थी कि वह आरोपी को इतनी बड़ी रकम उधार दे सके? यदि शिकायतकर्ता की इनकम टैक्स रिटर्न में इस लेन देन का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब है कि दावे पर संदेह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कम आयकर रिटर्न दाखिल करता है और दावा करता है कि उसने करोड़ों रुपए उधार दिए, तो यह संदेहास्पद हो सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संदेह व्यक्त किया। तीसरा तर्क यह था कि कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि वास्तव में पैसे का लेन देन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो इसका कोई लिखित या रिकॉर्डेड प्रमाण होना चाहिए। केवल शिकायतकर्ता के मौखिक बयान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसने पैसे दिए थे। शिकायतकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया भुगतान कहीं ना कहीं दर्ज हो। वह ईमेल या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी ऐसा कर सकता है कि उसने यह धनराशि क्यों दी। जब भी कोई चेक दिया जाए तो उसके पीछे उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से किए गए भुगतान से भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। यदि यह तथ्य भी आरोपी पक्ष में है तो शिकायतकर्ता के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो वह शिकायतकर्ता की इनकम टैक्स रिटर्न की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि शिकायतकर्ता अपनी वित्तीय स्थिति साबित नहीं कर सकता तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लास्टली, सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको किसी मित्र या रिश्तेदार जिसका चेक बाउंस का केस चल रहा है उसके लिए उपयोगी हो सकती है, इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।